हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिन से वीडियो मैं चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम की व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब वीडियो आपकी यूपी पेट के हिसाब से, और हालांकि यूपी पेट ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी अन्य सारे एग्ज़ामों में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो काफ़ी ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि मैं लिखूंगा बहुत कम और मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूंगा ताकि आप अच्छे से ध्यान से इस चीज़ को समझ पाएँ और अपने नोटबुक पे इसे लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप उसको सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और उनको अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ मिल पाए और वो अपने एग्ज़ाम में इसे अच्छे से कर पाएँ क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आपके 4 हैं, 1921, 1920, 1922, 1911। तो जो इसमें सही ऑप्शन आपका है वो राइट ऑप्शन आपका ए है, यानी कि 1921। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता को लेकर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। जो हड़प्पा एक स्थल है जो वर्तमान में ये पाकिस्तान के, आप देखेंगे तो जो खासकर जो पंजाब वाला प्रांत है, और उस पंजाब वाले प्रांत में एक ज़िला पड़ता है साहिवाल ज़िला, जिसे पहले मांटगोमरी भी ज़िला कहते थे, तो वर्तमान में वो साहिवाल नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर ये जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के बाएं तट पर, ध्यान रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित था। हड़प्पा सभ्यता अगर आप देखते हैं तो ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा ये क्या था, आपका नगर था। हालांकि सबसे बड़े की बात किया जाए तो वो मोहनजोदड़ो आपका हो जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है, और जो दूसरा है वो आपका हड़प्पा है। जबकि भारत में बात किया जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो आप हमेशा राखीगढ़ी को लगाना, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए, तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है वो दयाराम साहनी द्वारा होती है, और जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के उस समय जो निर्देशक होते हैं जॉन मार्शल, उनके देखरेख में दयाराम साहनी क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया और उसको उत्खनन कार्य कराया। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, महावीर स्वामी को, चैतन्य महाप्रभु को, गौतम बुद्ध को या कृष्ण को। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी गौतम बुद्ध। देखिए, गौतम बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है। वैसे तो आप ध्यान रखें कि लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है जो हमारे एक राइटर रहे हैं अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध के जो चरित्र है उस पर इन्होंने एक बुक लिखी है, लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया वो एक बुक है और उसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। देखिए, जो बौद्ध धर्म का जो विस्तार होता है, जो प्रसार हुआ है, वो हमारे एशिया के अधिकतम देशों में हुआ है। क्योंकि आप देख पाएंगे तो एशिया के जो हमारे अधिकतम देश है, जैसे चाइना है, थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के विचारों से पूरा एशिया क्या था, प्रभावित था या प्रकाशमान हो गया था।
इस वजह से इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज इन्हें कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1529 में? तो सही ऑप्शन आपका है इसमें 1527। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध ये हुआ था, ध्यान रखेंगे किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और जो राणा सांगा है उनके बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध, ध्यान रखेंगे, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगर आप देखेंगे तो बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं और चारों में उसने क्या किया? विजय प्राप्त किया है। तो उनको देख लेते हैं कौन कौन सा वो युद्ध है। तो देखिए 1526 में तो उसने युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी शामिल थे, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और मारा भी जाता है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 1528 में आप देखेंगे तो आपका चंदेरी का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी हालांकि मध्य प्रदेश में पड़ता है इस समय। तो जो चंदेरी का युद्ध है इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें मेदिनी राय हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। तो ये 1528 में हुआ था। 1529 की बात करते हैं तो 1529 में आप देखेंगे तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में, यानी कि बाबर और महमूद लोदी के बीच में क्या होता है? ये लड़ाई लड़ी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 में होता है। किसके बीच में? बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। बाबर जीत जाता है। फिर 1530 में आप देखेंगे तो 1530 में क्या होता है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर का निधन हो जाता है। तो बाबर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में वो 1526 से लेकर 1530 तक क्या किया था? उसने शासन किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके 4 हैं, देखेंगे बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, वो सही आंसर है। कहाँ पे? तो केरल में। चलिए पहले तो हम सुन लेते हैं मोपला विद्रोह के बारे में। देखिए मोपला विद्रोह ये कब हुआ? तो ये होता है 1921 में। ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह ये होता है। हालांकि मोपला विद्रोह को हम लोग मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। तो मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह कहते हैं क्योंकि ये केरल के तटीय एरिया में जो मुस्लिम समुदाय के मोपला जातियों द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो जो ये मोपला एक मुस्लिम जाति थी जो कि वहाँ पे कृषि करती थी मालाबार तट पर। तो अंग्रेज़ों के टैक्सेशन अधिक लगाने की वजह से इन लोगों ने विद्रोह किया था। हालांकि मोपला विद्रोह अब आप देखते हैं तो गांधी जी ने इनका क्या कहता है? समर्थन किया था। लेकिन ये मोपला विद्रोह जब अहिंसक हो गया तो गांधी जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो केरल के तटीवर्ती एरिया में 1921 में होता है। मोपला क्या है? तो मोपला एक मुस्लिम समुदाय है जो कि कृषि करती थी इस वाले क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कह रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण किया था? तो 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही क्या किया था? सर्वप्रथम महाराजाधिराज की क्या की थी? उपाधि को धारण किया था। चलिए कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्रीगुप्त ऑप्शन ये है, ये गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे।
गुप्त वंश के ये क्या थे, संस्थापक थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद में कौन आते हैं, तो घटोत्कच आते हैं, और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 319 से लेकर वो 334 ईस्वी के बीच में होता है। 319 से लेकर 334 ईस्वी के बीच में होता है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में इन्होंने क्या चलाया था, गुप्त संवत भी चलाया था। ध्यान रखिएगा कि गुप्त संवत किसने चलाया था, तो गुप्त संवत चलाया था किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तब इन्होंने चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम कुमार देवी था। ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का क्या नाम था, कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की क्या थी, ये राजकुमारी थी। तो ठीक है, चलिए चल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें लिखा हुआ है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। 4 ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो जो सही आंसर है वो आपका है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन जब शुरू हुआ था तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, जो हमारे देश में निर्मित वस्तुएं हैं, उनको क्या करना है, उनको हमें स्वीकार करना है, और जो विदेशों से आई वस्तुएं हैं उनको क्या करना है, उनका बहिष्कार करना है। तो स्वदेशी आंदोलन जो था, इसका जो गीत था वो था वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम जो गीत है ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे लिखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे देखेंगे तो जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको सबसे पहले 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इसे गाया गया था। इसमें एक तो वंदे मातरम जो गीत पहली बार कहाँ गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें रहीमतुल्ला सयानी क्या थे, उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1896 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलता है, कहाँ पर, बिहार में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में चलता है, महात्मा गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में ही चलता है, महात्मा गांधी जी द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। 4 ऑप्शन है, 1919, 1912, 1915, 1923। तो जो सही ऑप्शन आपका इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1912। देखिए बिहार के बारे में अगर समझते हैं हम लोग, तो बिहार पहले बंगाल में था। अच्छा, बंगाल की बात करते हैं तो जो आपका ये पूरा मान लो बंगाल है, तो पहले क्या था कि बंगाल में ही आप देखेंगे तो बिहार था, बंगाल में आप देखेंगे तो उड़ीसा था, इसी में आपका असम था, और यही पूरा हिस्सा आप बांग्लादेश आज जो देख रहे हैं वो भी पहले बंगाल में ही था। ठीक है, तो ये 1912 में बिहार बंगाल से क्या होता है, अलग होता है, सेपरेट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका वो है लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। आपको ध्यान रखने के उसमें गवर्नर कौन होते हैं, तो लॉर्ड कर्जन होते हैं। ठीक है, चलिए लॉर्ड डफरिन के समय देखा जाएगा तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक, चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और नीचे ऑप्शन है 1905, 1909, 1913, 1919। तो जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका है वो सी सही है, 1913 में। देखिएगा जो गदर पार्टी की हम लोग बात करते हैं, गदर पार्टी,
तो जो आपका गदर पार्टी है इसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में पड़ता है ये शहर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में क्या होता है, इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए गीता रहस्य की जब बात करते हैं तो गीता रहस्य जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के दौरान लिखा था, जब इनको मांडले जेल में, मांडले कहाँ पड़ता है तो म्यांमार में पड़ता है, तो मांडले जेल में इन्होंने रहकर ये पुस्तक को लिखा था। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनकी एक उपाधि भी है लोकमान्य की, इनको लोकमान्य भी कहते हैं, और इनकी एक और भी उपाधि है, इन्हें कहते हैं बेताज बादशाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेताज बादशाह कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया था। 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। तो सवाल पूछा जाता है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। इनकी एक बहुत ही कह सकते हो कि प्रसिद्ध एक क्वेश्चन आयोगों द्वारा पूछा जाता है कि पत्रकारिता के कारण सबसे पहले किसको जेल भेजा गया था। तो देखिए पत्रकारिता के कारण सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को ही जेल भेजा गया था। इनकी एक पत्रिका है केसरी, इनकी पत्रिका है कौन सी, केसरी। और केसरी पत्रिका जो है ये मराठा या मराठी भाषा में ये लिखा गया है। तो केसरी पत्रिका ये मराठी भाषा में लिखा हुआ है, और इस पत्रिका में इन्होंने कोल्हापुर के राजा के बारे में आलोचनात्मक चीज़ें लिखी थी, और ब्रिटिशों के खिलाफ, जो ब्रिटिश सरकार थी उनके खिलाफ भी आलोचनात्मक चीज़ें लिखी थी, इसके कारण इनको जेल भेजा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को ध्यान रखिएगा, इन्होंने होम रूल भी इन्होंने चलाया था 1916 में। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे जो ऑप्शन बी है, और ये तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। विनोबा भावे की बात करेंगे तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था तेलंगाना वाले क्षेत्र से, पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ये आपके क्या थे, विनोबा भावे, तो ये आपके सत्याग्रही ये भी थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी कि कर्नाटक। देखिए नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में इसके अलावा और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। इसके अलावा बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक में है, और ये जो बन्नेरघट्टा है वो तितलियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है खासकर। ठीक है, तो उसके अलावा अंशु नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में ही है। ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका जैसे राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। हालांकि राष्ट्रीय, इसे भारतीय भी कहते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे, 4 ऑप्शन है, मंसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो जो इसमें सही ऑप्शन आपको है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी भी है, और यहीं पर आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी है। देखिए जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, एक यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है IFS का, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग इस अनुसंधान संस्थान में ही पूरी करते हैं, उत्तराखंड में पूरी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऑप्शन नीचे देखते हैं, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो देखिए काली और तीस्ता नदियों के बीच में अगर देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपका जो नेपाल हिमालय है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कौन सा, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय आपको ध्यान रखिएगा।
देखिए हम लोगों ने क्या किया कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। नदियों के आधार पर हमने हिमालय का क्या किया है, विभाजन किया है। और वो विभाजन कुछ इस तरीके से है। देखिए जैसे ये नदी एक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये नदी कौन सी है आपकी, ये है सिंधु है, ये आपकी सतलज है, ये आपकी काली नदी है। ठीक है, ये काली नदी है, ये तीस्ता है और ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो देखिएगा इस यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सिंधु और सतलज है, सिंधु और सतलज के बीच में यहाँ पे आपका क्या है, जम्मू हिमालय है। कौन सा है, जम्मू हिमालय है। सतलज और काली के बीच में, ना देखिए सतलज और काली के बीच में, सतलज नदी और काली नदी जिसे हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं, काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। नेपाल में काली नदी कहते हैं और भारत में शारदा कहते हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुमायूं हिमालय है जो उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय है। जो आपकी काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल हिमालय है। ठीक है, कौन सा है, नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आपका असम हिमालय है। तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर जो आपकी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी यहीं पे होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आप ग्लोब देखते हैं, ऐसे आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक है, तो जो इधर वाली है इसे तो हम लोग अक्षांश कहते हैं। ध्यान, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ऐसे तो कई सारे अक्षांश पड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊपर की बात करते हैं, ऊपर से जो आपके ऊपर से जो नीचे की तरफ है, इस तरीके से ये वाली रेखा है, इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, देशांतर ऐसे बोलते हैं। तो देखिए जो 2 देशांतर है इसके बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं 1 डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है। ध्यान देंगे 111 किलोमीटर, यानी कि आप मानचित्र पर 2 अक्षांशों या फिर 2 देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 111 किलोमीटर होती है और इनकी दूरी विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होती है। ठीक है, और ध्रुवों पे कम होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है। तो आपका 4 ऑप्शन है, 1921, 1951, 1972, 1991। तो जो देखिए जो सही ऑप्शन है ना आपका, वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। 1951 को हम लोग भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष भी कहते हैं। जबकि 1921 को, ध्यान रखिए, जबकि 1921 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1921 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग महान विभाजक, ध्यान रखिएगा, महान विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग महान विभाजक वर्ष कहते हैं। दोनों में अंतर है। देखिए 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहेंगे और जबकि 1921 को महान विभाजक वर्ष कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है उसे क्या कहते हैं, विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर। तो जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है, यानी कि रेपो दर। देखिए सवाल पढ़िएगा, लिखा हुआ कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक मतलब हमारे देश में रिजर्व बैंक जो है वो आरबीआई है। तो रिजर्व बैंक का मतलब क्या है हमारे देश में, इसका मतलब है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक हर देशों में अपना एक क्या होता है, अपना एक रिजर्व बैंक होता है। हमारे यहाँ पे जो रिजर्व बैंक की स्थापना होती है वो 1935 में होती है, 1934 एक्ट वाले एक्ट के तहत 1935 में होती है। 1 जुलाई को होती है, 1 जुलाई 1935 को होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले कोलकाता हुआ करता था लेकिन अब मुंबई में इसका मुख्यालय है आरबीआई का। तो देखिए जब आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, वाणिज्यिक बैंक जैसे
जैसे मान लो एसबीआई हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, या आपका एक्सिस बैंक हो गया, या आईसीआईसी बैंक हो गया, या इंडियन बैंक हो गया, ये कोई भी बैंक हो सकती है। तो जब आरबीआई क्या करता है, जिस रेट पर यानी कि जिस इंटरेस्ट पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। यानी आरबीआई अगर 4% के हिसाब से पैसा दूसरे बैंकों को उधार देगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। लेकिन अब देखिएगा, यदि क्या हो जाए कि अगर जो आरबीआई को पैसे की आवश्यकता पड़े और जब वाणिज्यिक बैंक के आरबीआई को जब लोन दें या पैसा दें तो वो जिस रेट पर देंगी उसे बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। तो ध्यान रखिए कि जब आरबीआई देगा तो क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे आपका रेपो रेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। और जब क्या होगा, जब जब कभी भी क्या होगा कि ये एसबीआई और जैसे अन्य बैंक अगर आरबीआई को लोन देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, प्राथमिक, द्वितीयक, या फिर तृतीयक, या चतुर्थक। देखिए ये बात इसने कहा है क्या, किसको किया है, सर्विस सेक्टर की बात बोल रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात चल रही है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है, यानी कि तृतीयक। तो जो तृतीयक क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र में आपके सर्विस सेक्टर आते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र जैसे जो संस्थाएं सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे देखिए बैंकिंग हमें सेवा प्रदान करता है, बीमा हमें सेवा प्रदान करता है, ठीक है, ये टूरिस्ट, ठीक है ना, टूरिस्ट में समझते हैं, यानी कि जो पर्यटन ये में सेवा प्रदान करता है, म्यूचुअल फंड ये में सेवा प्रदान करता है। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे तो जितने भी कृषि या कृषि संबंधित चीज़ें हैं वो सब प्राथमिक आएंगे, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, या खनन हो गया, ये सब किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं, देखिए द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी सारे उद्योग आपके हैं, जैसे कारखाने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सब किस पे हैं, वो द्वितीयक में आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की आधार का क्या वर्ष है, यानी जो हमारा नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन देखिए 4 है, 1970-71, ऑप्शन बी है 1993-94, ऑप्शन सी है 99-2000, या ऑप्शन डी है 2001 या 2002। तो देखिए जो सही ऑप्शन है वो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अभी तो क्या हम मानेंगे 2001 और 2002 की बात करेंगे, ठीक है, 2001 और 2002 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कितना है आपका 2001 2002, ये क्या आपका है, आपका आधार वर्ष है नेशनल इनकम का। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब कभी भी क्वेश्चन अगर आता है, अगर उसमें आपका कहीं 2011 और 2012 दिया है तो ये सही होगा, यानी कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उसका जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, वो 2011 और 2012 को लेकर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं, 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, और 2400 कैलोरी, या 2600 कैलोरी। तो जो इसमें सही ऑप्शन आपका है वो आपका क्या है, 2400 कैलोरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, गरीब परिवार की सहायता करना, अल्पसंख्यक को स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, और ऑप्शन डी है वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में सुधार करना। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी कि गरीब परिवार की क्या करना, सहायता करना। यहाँ पर एक शब्द दिया है अंत्योदय। अंत्योदय का आप शब्द का मतलब समझ जाइएगा तो आप इस सवाल के आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अंत्योदय का मतलब हो गया, एक अंत मतलब हो गया अंत, और यानी उदय का मतलब उदय, यानी कि हमारे समाज में जो अंतिम कतार में व्यक्ति खड़े हैं उनका उदय करना ही इस कार्यक्रम का क्या है, अंतिम
लक्ष्य है। तो अंत्योदय मतलब है कि जो अंत में व्यक्ति खड़ा है उसका क्या करना है, उदय करना है। तो यानी कि जो सबसे बैक लाइन में खड़ा व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका क्या है, एक उद्देश्य है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, गरीब परिवार की सहायता करना। तो ये हमारा आज का क्या है, आज का हमारा क्या है 20 क्वेश्चन थे जो आपको, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए कोई भी समस्या आपको अगर होती है तो मेरे इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो खासकर इस पे मैं आपसे मिल सकता हूँ। वैसे मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी कोई भी समस्या, क्यूरी हो, आप इस पर दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो, क्या वीडियो में सही रहा, क्या गलत रहा। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपको सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।